हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। सो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के माध्यम से भारत के मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। इससे पहले आपके प्राचीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत के इतिहास पर लेक्चर बना दिया गया है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जब मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है मध्यकालीन, प्राचीन काल और आधुनिक भारत में, लेकिन अध्ययन के रूप में इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग बात मध्यकालीन भारत की करेंगे तो इसमें जब भारत में इस्लामिक साम्राज्य का उदय होता है और वहीं से मध्यकाल की एक तरीके से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन उससे पहले भी भारत में कुछ राजाओं या साम्राज्य के मध्य एक संघर्ष हो रहा था और इस संघर्ष को पूर्व मध्यकालीन इतिहास में रखा जाता है। तो जब हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं तो यहाँ कुछ प्रमुख वंश हुए हैं आपके, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चंदेल वंश है, चाहमार वंश है और परमाल वंश है। ये जो वंश हुए हैं इनको पूर्व मध्यकाल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर मध्यकाल में पहुंचेंगे और वहां दिल्ली सल्तनत, मुगल काल तथा मराठा साम्राज्य को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश था, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं वो थे मिहिर भोज। आज भी इनका नाम चलता है मिहिर भोज प्रथम। और इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे आदि बराह और प्रभास। इनकी जो उपाधियां थीं आदि बराह और एवं प्रभास थीं। अगर हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के क्षेत्र एवं विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार उज्जैन से लेकर के कन्नौज वाले रीजन तक था। तो यूँ कहें कि इनका जो विस्तार उत्तर भारत में, समस्त उत्तर भारत में इनका साम्राज्य था। इसी प्रकार से अगर जो आपके वत्सराज हैं, वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए वंश के संस्थापक नागभट्ट हैं और वास्तविक अगर संस्थापक हैं तो कौन थे, वत्सराज थे। और इसी प्रकार से मिहिर भोज प्रथम इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंदुशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ कर्पूर मंजरी सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका है? राजशेखर जी का ग्रंथ है। अगला हम लोग पहुंचते हैं गहटवाल वंश। ये गहटवाल वंश आपका अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उत्तराखंड वाले रीजन में इसको देखते हैं। तो जो गहटवाल वंश था इनकी स्थापना चंद्रदेव के द्वारा हुई थी। तो चंद्रदेव के द्वारा गहटवाल वंश की स्थापना हुई है और गोविंद चंद इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। कौन? गोविंद चंद। और गोविंद चंद के मंत्री थे लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर थे जिन्हें कत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा है। इनका ग्रंथ अगर याद रखना चाहो तो रखना, कत्य कल्पत्रु लक्ष्मीधर जी का एक ग्रंथ था। और यहीं पर इस चंदावर के युद्ध में, यानी कि चंदावर का जो युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने इसी वंश के जो राजा थे जयचंद उनको हरा दिया था। तो आप लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जब हम लोग उत्तर मध्यकाल में पहुंचेंगे उसमें देखेंगे कि मोहम्मद गौरी किस प्रकार से भारत में आता है। और इसके जो दो इससे पहले जो युद्ध होते हैं 1191 और 92 में, इसमें जो पहले युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी इनको हरा देता है। और इसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी पराजित करके एक तरीके से भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत के रास्ते खुल जाते हैं और आगे चल करके 1206 में गुलाम वंश की स्थापना इसी के गुलाम, एक तरीके से कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। तो ये जो रास्ता है वो यहीं से खुलता है। बाकी अगर आप लोग पूर्व मध्यकाल का अगर समय सीमा देखा जाए तो लगभग ये 700 से लेकर के हम लोग इसको 1100 ईस्वी तक रखते हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं चाहमान वंश।
ये चाहमान वंश या चौहान वंश कह सकते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। वासुदेव इसके संस्थापक थे। अजय राज प्रथम ने अजयमेर अजमेर जो नगर है आपका, किसने बसाया था? अजय राज प्रथम ने बसाया था। और इसी प्रकार से जो विग्रह राज फोर्थ थे वो चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए हैं। कौन? आपके विग्रह राज फोर्थ। और यहीं से आप लोगों ने एक नाटक सुना होगा, हरिकेल नामक नाटक। इसकी जो रचना की थी वो किसने? विग्रहराज फोर्थ ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरिकेल नामक नाटक की रचना विग्रहराज फोर्थ ने की थी। इसके बाद जो ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो विग्रहराज जो राजा हुए हैं इन्हीं के ऊपर ये ग्रंथ लिखा है। किसने? सोमदेव ने लिखा है। बाकी आपके जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये जो थर्ड थे आपके, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं इस वंश के। और इन इसी जो साम्राज्य के प्रसिद्ध कवि थे, या कहूँ कि पृथ्वीराज तृतीय के जो कवि थे उनका नाम क्या था? चंद्रवरदाई था। इनके दरबार में रहते थे और इनकी जो एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, काफी इंपॉर्टेंट है। वो किसके ऊपर है? पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर है। और यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है, जब अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और तृतीय और जो आपका द्वितीय युद्ध है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित करके अपना एक सत्ता स्थापित करने का शुरुआत की थी। लेकिन मोहम्मद गौरी का ऐसा कुछ राज्य स्थापित करने का यहाँ पर कोई, कह सकते हैं कि उसका कुछ मन नहीं था यहाँ पर। तो वो अपना मध्य एशिया के रीजन में जाना चाहता था। तो उसने अपना साम्राज्य यहाँ के कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था। अगला पॉइंट है, और आपके और वंश हैं जैसे मालवा परमार वंश। तो जो आपके मालवा परमार वंश हैं, इसमें परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। तो कौन थे? कृष्णराज अथवा उपेंद्र के द्वारा की गई थी। यहीं पर अगर आपने देखना चाहो तो जो आपकी धारा नगरी है, धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। तो इतना ही याद रखना, धारा नगरी किसकी राजधानी थी? परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष एवं सीयक द्वितीय है। कौन है? हर्ष एवं सीयक द्वितीय है। भोज परमार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए भोज किस वंश के राजा थे, तो परमार वंश के राजा थे। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। तो सरस्वती मंदिर का निर्माण भोज के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भोज ने सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कर्म शतक, युक्ति कल्पत्रु तथा समरांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो इसमें सरस्वती कंठावरण ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको याद रखना। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने कराया था। तो एक जो झील है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में, इसका जो निर्माण भोज ने कराया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो दो मंदिर याद रखना, त्रिभुवन मंदिर, नारायण मंदिर और सरस्वती मंदिर, इन दोनों का निर्माण भोज ने कराया था। अब हम लोग पहुंचते हैं चंदेल राजवंश पर। तो जो चंदेल राजवंश थे, इनका जो रीजन था बुंदेलखंड वाला रीजन था। प्रेजेंट में जो झांसी वाला रीजन है यही रीजन है। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, जेजाक भुक्ति। और चंदेल वंश की स्थापना लगभग 1831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग। नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। तो कलिंजर से खजुराहो, और खजुराहो के जो मंदिर हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा, उनकी जो स्थापना चंदेल राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। तो वहीं हम लोग देखते हैं, ये देखो आपको अगला पॉइंट मिल जाएगा। जो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तो जब ये चंदेल वाले रीजन, इधर बुंदेलखंड वाले रीजन में मोहम्मद गजनवी आता है, तो इसको विद्याधर नामक जो नरेश थे उन्होंने उसको काफ़ी संघर्ष किया, उसका विरोध किया था। लेकिन वो लूटने के लिए ही आया था आपका महमूद गजनवी।
अगला है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। और इसका भी निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा हुआ था। इसके अलावा जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिपुरी का कालचुरी छेद वंश है, त्रिपुरी वाले रीजन में है। और इसके जो संस्थापक थे कोक्कल थे, इतना ही याद रखना। और यहीं पर एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ये 64 योगिनी मंदिर, इसका निर्माण युवराज देव प्रथम ने कराया था। ये 64 योगिनी मंदिर आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका जो इंपॉर्टेंट इसलिए और बढ़ जाता है, जो आपका पुराना जो प्रेजेंट में संसद भवन है, अगर जो नया बन रहा है उसको छोड़ दे, जो प्रेजेंट में संसद भवन है उसकी जो डिजाइन ली गई है, वो जो डिजाइन ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी? 64 योगिनी मंदिर, जो भी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है। उसका निर्माण किसने कराया था? युवराज देव ने कराया था। अगर आप लोग कमेंट में जाकर के ये बता सकते हैं, जो प्रेजेंट में संसद भवन बन रहा है, जिसको सेंट्रल विस्टा भी कह रहे हैं, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस जो संसद भवन की जो डिजाइन है वो किसके ऊपर रखी गई है? अगर आप लोग इसको बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला हम लोग देखते हैं गुजरात का चालुक्य तथा सोलंकी वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। किसने? मूलराज प्रथम ने की थी, इसको याद रखना। इस वंश के शासकों की राजधानी अन्य अन्यलवाड़ था। क्या था? अन्यलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में। इसने जो अपने आक्रमण किए थे, तो इसमें जो एक सबसे खतरनाक आक्रमण माना जाता है, जो 1124 में इसने किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। और यहाँ से इसने काफी अकूत धन को लूटा था। अगला हम लोग देखते हैं, भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया है। तो माउंट आबू एक है राजस्थान में, उसमें दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता भी होगा। जो आपकी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, उसी पर जैन मंदिर बनाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, 1178 में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय से ने पराजित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वीराज चौहान जी से पहले भीम द्वितीय ने भी 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। गुजरात में चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। तो एक तरीके से चालुक्य वंश जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हम लोग देख लेते हैं कश्मीर के राज्य भी देख लेते हैं। तो कश्मीर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल के आता है, जो आपने पुस्तक का नाम भी सुना होगा, कल्हड़ की पुस्तक थी राज तरंगड़ी। तो इसमें जो इतिहास के बारे में बताया जाता है वो कश्मीर के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कश्मीर पर क्रम से कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश का शासक था। और 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन? ललितादित्य मुक्तापीड। इसके अलावा कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर मार्तेंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तपीड के द्वारा ही किया गया। उत्पल वंश की रानी दिद्या एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। तो यहाँ पर महिला शासिका भी थी। कौन? रानी दिद्या। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज था। कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। कौन? कल्हड़ लोहार वंश का शासक था। तो कल्हड़ के बारे में अगर आपने कौन से राजवंश का था, तो लोहार राजवंश में रहते थे वो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बंगाल का पाल वंश। बंगाल का पाल वंश। तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। और इनका जो राजवंश था 1750 से लेकर के लगभग 1770 तक चला। गोपाल ने नालंदा में एक बिहार का निर्माण कराया था। यहाँ पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, जो पाल वंश में एक राजा हुए हैं धर्मपाल। इन धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला तथा सोमपुरी बिहारों की स्थापना की। और ये विक्रमशिला एक तरीके से विश्वविद्यालय के रूप में भी काम करता है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। कौन? हरिभद्र निवास करते थे। 11वीं सदी में के गुजराती कवि शोडल ने धर्मपाल को
पथ स्वामी की उपाधि भी दी थी। उत्तरा पथ स्वामी किसे कहा जाता था? धर्मपाल को, इतना याद रखना। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और विक्रमशिला विहार यही आपका विश्वविद्यालय था, इसका मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ये भी फैक्ट ये भी रहता है कि विक्रमशिला विहार को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। तो काव्य ग्रंथ है ये, इसकी रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने की थी। इसके बाद हम लोग को देखते हैं सैन वंश। ये सैन वंश विजय सेन इसके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। वल्ला सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सैन वंश की जो राजधानी थी वो नदिया राजधानी थी। सैन वंश ये राजस्थान वाले रीजन में होगा। ठीक है। कामरूप व बर्मन वंश था, ये भी है। इसके केवल स्थापना किसने की थी? बस इतना याद रखना, किसने की थी? पुष्यवर्मन ने की थी। पुष्यवर्मन ने इसकी स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं जहाँ से बिल्कुल एक सही तरीके से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती, या भारत में ये कहूँ कि इस्लामीकरण की शुरुआत होती है, इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो भारत में आक्रमण होता है वो है अरबों का आक्रमण। तो भारत में अगर देखा जाए तो शुरुआत में अरब आए थे, फिर उसके बाद आपके तुर्की, टर्किश आपका इन्वेजन होता है भारत में। तो जो अरब आक्रमण हुआ है इसमें सबसे पहले जो अरबों के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में, कब? 1712 डेट को याद रखना। मोहम्मद बिन कासिम ने, अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। कहाँ पर? सिंध में। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो हिंदू राजा थे वो कौन थे? दाहिर। तो हिंदू राजा दाहिर थे और इनको उसने पराजित भी किया था, दाहिर को। तो यहाँ पर याद रखना किसको ये पराजित किया था? दाहिर को पराजित किया था। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। तो ये एक तरीके से धार्मिक कर होता है जो नॉन मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता है। तो उस टाइम हिंदुओं पे लगाया जाता था और भी जो थे आपके धर्म के अनुयायी उनके ऊपर लगाया जाता था। कौन सा? जजिया कर। तो अरब आक्रमण हुए हैं, इनके विषय में अगर जो जानकारी मिलती है वो पुस्तक कौन सी है? चचनामा। इस चचनामा तथा आहिया अल वल धूरी है, किताब उल फत फुतहु अल वरदान, ये एक आपकी पुस्तक है जिसके द्वारा अरबों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। अरबों ने इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धर्म संपदा लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि कहने का मतलब है उनको ऐसा सच कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, बस धन को लूटना था। और इसके पीछे भी कोई कहानी है, जैसे आपके अरबों का एक शासक था और जब गोवा के एक ये जो सिंध के शासक थे दायर, और यहाँ पर उनका एक जहाज लूट लिया जाता है, तो वो उनसे कहते हैं कि जहाज को, मेरे जहाज को वापस कर दो। वो जब नहीं मानते तो इसीलिए वो अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं यहाँ पर युद्ध करने के लिए। और जब वो युद्ध इनमें होता है और यहाँ पर दाहिर विजय हो पराजित हो जाता है और यहीं से इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनवी को, महमूद गजनवी को। इसने 998 से लेकर के 1030 तक भारत पर आक्रमण किए और इसके आक्रमण करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद भारत को लूटना था। तो 962 में अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी वंश की स्थापना की। तो बस इतना याद रखना, अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। 977 ईस्वी में अल्पतगीन का दास और दामाद सुबक्तगीन गद्दी पर अधिकार करता है। तो इसी का जो सुबक्तगीन है, सुबक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है महमूद गजनवी 1998 में भारत वो शासक बनता है। किसका? गजनवी वंश का, यानी कि गजनी वंश का। और इसका जो पहला आक्रमण होता है 1001 में, पहला जो आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा, शुरुआत में हमने उसको 1124 बताया था सोमनाथ वाला, वो आप उसको 1024 कर लेना। ठीक है। तो 1024 में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई। तो ये जयपाल की भी पराजय हुई। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। क्या था? धन लूटना था। ठीक है। इसके अलावा जो आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण था उसमें देखा जाए तो सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था ये सबसे
तो इसने भारत पे कुल 17 आक्रमण किए थे, और 17 आक्रमण में जो इसका 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण 1025 24-25 में, जब इसने सोमनाथ को लूटा, और यहीं से इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया, पूत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया। इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और बेहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। फिर भी समझ सकते हो कितना बड़ा लुटेरा था। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म वर्तमान खीवा में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया, और इसने इनकी जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, इसको याद रखना, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की है, किताब उल हिंद। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि चचनामा किसकी पुस्तक है, तो अली अहमद की है। अभी शुरुआत में आपने ये चचनामा पुस्तक देखी थी, ये पुस्तक किसकी है? अली अहमद की। ठीक है। अगला हम लोग पहुंचते हैं महमूद मोहम्मद गौरी पे। तो महमूद गजनवी के बारे में, तो इसके आक्रमण कितने थे? 17 आक्रमण हुए टोटल, और इसमें जो सबसे सफल आक्रमण था वो 16वां था, जो सोमनाथ पे किया था उसने। और इससे पहले भी उसने, जैसे 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल, उसको हराया था। और एक दो इम्पोर्टेंट और भी होंगे, उनको देख लेना। जैसे आपने उसका, उनसे पहले जो चंदेल वंश के शासक थे आपके, उन्होंने इनसे युद्ध किया था, वो संघर्ष के बारे में देख सकते हैं। विद्याधर थे, तो ये भी आप लोग देख लेना। बाकी आपके सोमनाथ वाले ज़्यादा पूछता है, कौन सा आक्रमण था? 16वां था, 1024-25 में था। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लेना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1075 से 1206 तक रहा। कब तक? 1075 से लेकर के 1206 तक। तो मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन गौर प्रांत का शासक, वह संसवनी वंश का था। किस वंश का था? संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में होता है। कब होता है? 1175 में होता है। और ये कहाँ पर? मुल्तान पर हुआ। और उस समय मुल्तान पर करमाथी जात का मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर भी कौन आ चुके थे? मुस्लिम शासक आ चुके थे। लेकिन ये किस वंश का था? संसवनी वंश का था। और इसने यहाँ पर उसको हरा दिया था। इसके बाद जो भारत में, जो प्रेजेंट टाइम के भारत की भूमि है, उस पर इसका जो पहला आक्रमण था, वो इसका आक्रमण 1178 में था। और इस 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूती यानी कि भीमदूती ने इसको पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी के बारे में यह भी बताया जाता है कि इसने अपने सिक्कों पर जो कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी जी की आकृति रखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनाई थी, वो था मोहम्मद गौरी। इसके अलावा मोहम्मद गौरी के बारे में दो फैक्ट हम लोग पहले देख चुके हैं। इसने 3 युद्ध किए थे। तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के साथ। इसमें प्रथम में वो पराजित हुआ, और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें ये गहडवाल शासक जयपाल को पराजित करके भारत में एक तरीके से दिल्ली सल्तनत और इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर देता है। और यहाँ से वो इसको पराजित करके भारत से चला जाता है, और अपना साम्राज्य यहाँ के जो सेनापति इसका होता है, यानी कि गुलाम कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल करके 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। किसकी? दिल्ली सल्तनत। और यही दिल्ली सल्तनत इस्लामिक साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है 1206 में। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, क्योंकि इल्तुतमिश जब बाद में आएगा तो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। तो हम लोग दिल्ली, तो यहाँ से शुरुआत कौन सा पॉइंट करेंगे? दिल्ली सल्तनत को। तो इसका जो साम्राज्य चलेगा दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा बाबर, वो आपका किसको पराजित करेगा? लोधी वंश का अंतिम साम्राज्य इब्राहिम लोधी को। और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत भारत में होती है। तो जो दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के जो राजवंश हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं गुलाम वंश। तो इनको याद रखना, सबसे पहले गुलाम वंश आएंगे। इसके बाद आते हैं खिलजी, गुलामों के बाद आते हैं खिलजी वंश। इसके बाद आते हैं तुगलक, तुगलक वंश आएगा।
इसके बाद आएगा आपका सैयद वंश आता है इसके बाद। और सैयद वंश के बाद अंतिम में आएंगे लोधी वंश। कौन आते हैं? लोधी वंश आते हैं। तो इनको याद रखना। तो जो आपके गुलाम हुए, गुलाम वंश की जो साम्राज्य चलता है वो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। 1206 से लेकर के 1290 तक लग चलता है। इसके बाद खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक चलते हैं। खिलजी 1320 तक चलते हैं। और तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक चलेगा। और 1414 के बाद सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक चलेगा। और 1451 से लेकर के लोधी वंश 1526 तक रहता है। यहाँ पर ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला वंश कौन था? गुलाम वंश था। इसकी शुरुआत 1206 से लेकर के कहाँ तक थी आपकी? 1290 तक थी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने राज्य किया है, तो आपके कौन हो जाएंगे? तुगलक वंश हो जाएगा। इसने 1320 से लेकर के 1414 तक साम्राज्य में रहा था, तो लगभग 96 वर्ष तक। और सबसे कम पूछा जाए तो कौन थे? सैयद वंश थे। तो ये कुछ फैक्ट है शुरुआत में, बाकी हम लोग आगे देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश, इसकी स्थापना आपको पता है किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। इनको ही गुलाम या ममलूक वंश भी कहते थे। ठीक है, गुलाम और ममलूक वंश भी कहते थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन के बारे में 2-3 फैक्ट। इन्होंने अपनी जो राजधानी शुरुआत में बनाई थी वो क्या थी? लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य की संस्थापक माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये लाखों में दान देता था। और कुरान खां भी कहते थे क्योंकि ये कुरान इसको रटी हुई थी, एक तरीके से वो याद थी। कुरान कुरान खां भी कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, ये भी याद रखना, कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। किसका? कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या है? कुतुब मीनार का नींव रखी थी। इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और यहीं पर पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान का खेल खेलते हुई थी, जो पोलो कहते हैं एक तरीके से, घोड़े पर गिरने से हुई थी। और 1210 में इसको लाहौर में दफना दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह था, जो केवल 8 महीने का शासक रहा। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आते हैं वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। 1211 से लेकर के 1236 तक। इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कहाँ पर? दिल्ली स्थानांतरित किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली सल्तनत की वास्तविक राजधानी क्या बनाई? दिल्ली बनाई। ठीक है। और इसके अलावा 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी। खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में पॉइंट रहता है इल्तुतमिश के बारे में, वो था कि इन्होंने तुर्कान तुर्कान ए चहलगामी एक संस्था बनाई थी, जिसमें 40 लोगों का एक ग्रुप रहता था। तथा इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण क्या है? जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसको टका कहते थे, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। क्या था? चांदी के सिक्के टका और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल नेता कौन आए थे? चंगेज खां आया था लूटने के लिए। तो ये भी याद रखना, चंगेज खां किसके समय आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की थी इन्होंने। इक्ता प्रथा जमीन से रिलेटेड है, राजस्व वगैरह किस प्रकार से उसका किया जाए, तो ये सब इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठाया जाता है। वो ज़्यादा ठीक उत्तराधिकारी नहीं होता, और यहीं से पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम साम्राज्य में रजिया सुल्तान का उदय होता है, यानी कि महिला शासक का उदय होता है। और प्रथम महिला शासक थी ये, प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत में, ये याद रखना, प्रथम और एकमात्र। रजिया प्रथा तथा पर्दा तथा त्याग कर पुरुषों का समान वस्त्र ही पहनती थी, जैसे कोट टोपी वगैरह। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मिन्नाज ये सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया है।
तबकात नाशरी इनकी पुस्तक है, किसकी? मिन्हाज ए सिराज की। रजिया के विरुद्ध तावर हिंद भटिंडा का इक्तेदार अल तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और यहीं से इनके खिलाफ, और जो तुर्कान चहलगामी के जो संस्था में जो लोग रहते थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान इसकी शासक बने, एक महिला शासक बने जो पुरुषों के समान रहे, ये एक रहता है। तो उसने इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया और यही षड्यंत्र के कारण थे रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया जाता है। तो काफ़ी 4 साल के बाद ये डाकुओं द्वारा केतल एक जगह है वहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर इनके बाद बहराम शाह आए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहीं पर एक पुस्तक का नाम याद रखना, तबकात नाशरी किसकी है? मिन्हाजुल सिराज की। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है आपकी वलवन की। वलमन, गयासुद्दीन वलमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1266 से लेकर के 1287 तक। नासरुद्दीन ने वलवन को उलुग खां की उपाधि दी। तो अगर आपसे पूछा जाए उलुग खां की उपाधि किसको मिली है? वलवन को। अब वलवन 1206 से ईस्वी में गयासुद्दीन वलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पे इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज्यादा क्या चलता है? रक्त और लोहे नीति। अगर आपसे पूछा जाए किसने शुरू की? रक्त और लोहे की नीति वलवन के द्वारा की गई है। बलवन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है, इसीलिए वो राजा को नियामत ए खुदाई कहता था। क्या? नियामत ए खुदाई किसने कहा है? वलवन ने कहा है। बलवन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह, यानी कि जो अल्लाह का ही एक क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? अल्लाह का एक प्रतिबिंब है। कौन? राजा। तो दो चीज याद रखना, नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही किसके समय शुरुआत हुई थी? वलवन के समय। रक्त और लोहे की नीति वलवन। वलवन ने दीवान ए अर्श नामक एक संस्था की भी शुरुआत की थी, जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था। सैन्य विभाग उसको क्या कहते थे? दीवान ए अर्श। इसके अलावा उसने एक प्रथा शुरू की थी, उस प्रथा को क्या कहते थे? सिजदा और पैबोस। उस प्रथा को क्या कहते थे? सिजदा और पैबोस। इसमें क्या होता था कि ईरानी परंपरा है जिसमें सिजदा में क्या होता था? सर झुका करके नमन करना राजा को, और दंडवत हो जाना पैबोस। तो एक तरीके से राजा की तरफ उनका सम्मान करना, इसी को सिजदा और पाबोश कहते थे। और इसी प्रकार से वलवन ने एक अपना ईरानी त्योहार था उसकी भी शुरुआत की, उसको क्या कहते थे? नौरोज। तो याद रखना, नौरोज प्रथा की भी शुरुआत की थी। और अमीर खुसरो को भारत का जो तोता कहा जाता था, तूती ए हिंद, अमीर हसन ए दहलवी, भारत का शादी, ये सब किसके टाइम पर थे? वलवन। तो शुरुआत वलवन के समय से ही उनकी हो जाती है, लेकिन वो 8 साम्राज्य को देखते हैं, 8 राजाओं को, सॉरी 8 राजाओं को देखते हैं। कौन? आपके तूती ए हिंद। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वलवन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र केकुबाद उनका उत्तराधिकारी बनता है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं ये लोग। और यहीं पर अंतिम जो शासक होता है वो कौन था? क्यूमर्स। और इसकी हत्या कर करके खिलजी वंश की स्थापना होती है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत पर जब खिलजी आते हैं 1290 से लेकर के 1320 तक, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक होगा वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। क्योंकि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जब दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना करते हैं तो उनकी खुद की उम्र 70 वर्ष की होती है। तो इस उम्र में वो दिल्ली सल्तनत को ना संभाल पाए, और एक महत्वाकांक्षा थी अलाउद्दीन खिलजी में, वो एक महत्वाकांक्षी था हमेशा से, और उसने अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। कब? 1296 में। तो इतना याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो इस राजवंश था 1296 से लेकर के 1316 तक था। ये अपने आप को सिकंदर कहता था, मतलब एक तरीके से दुनिया को जीतना चाहता था, इसीलिए इसको सिकंदर ए शानी भी कहा गया, यानी कि द्वितीय सिकंदर भी कहा गया। इसने अपने आप को कहा है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने खलीफा से कोई अनुमति नहीं ली थी शासक स्थापित करने के लिए। खलीफा की बिना अनुमति के अपने आप को राजा स्थापित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। रामचंद्र देव को। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? वरीद ए मुबालिक। ये भी यार स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग दीवान ए मुस्त खराज की शुरुआत की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने खीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि इसने एक दाग और हुलिया प्रथा इसकी शुरुआत की थी। तो दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिससे कि घोड़े और सैनिकों की पहचान हो सके। ठीक है। इसके अलावा और भी जो फैक्ट हैं, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला था। लगान वसूलना शुरू किया था। तो कितना भूमि कर लेता था? 50% भाग का। इसको खराज कहते थे। और खम्स होता है जो लूट का सामान होता है, इसको भी इसने शुरुआत की थी। इसी के समय पे इब्न बतूता ने रहला, इराजमी के फतुआत ए सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू की रचना की थी इन्हीं के समय। तो इब्न बतूता की पुस्तक है रहला, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू, और दरबारी कवि कौन थे इनके? अमीर खुसरो थे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख कर हैं दिल्ली सल्तनत के, ये देख सकते हो, जैसे जजिया है, जक़ात, खुम्स और खराज। जजिया में क्या होता है? गैर मुस्लिमों पर लिया जाता था। जक़ात जो धार्मिक लोग देते थे, मुस्लिम धार्मिक लोग थे, एक तरीके से धार्मिक कर था। खुम्स जो लूट में प्राप्त धन होता था उस पर कर लगता था। खराज आपका था कि गैर मुस्लिम कृषकों के लिया जाने वाला कर था। ठीक है। तो याद रखना, जजिया, जक़ात, खुम्स, खराज। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नासरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। तो इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? नासरुद्दीन खुसरो था इसका अंतिम शासक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसने युद्ध भी किए अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर इसका विवरण नहीं है, लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो युद्ध थे, तो इसके जो युद्ध थे इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक इसका था उत्तर भारत में और दूसरा था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में एज सच ये राज्य नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसको लूटता था और वहां से धन को लेकर के आता था। जैसे कि दौलताबाद में रामचंद्र वगैरह थे, इनको लूटा था। लेकिन इसका जो उत्तर भारत में साम्राज्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए, जिसमें रणथंबोर पर हुआ था। रणथंबोर विजय इसकी कब थी? 1301 में थी। इसमें इन्होंने हम्बीर देव को हराया था। किसको हराया था? हम्बीर देव को हराया था। इसके बाद ये पहुंचे थे मेवाड़, और ये मेवाड़ का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब था? 1303 में। कब था? 1303 में। और इसके शासक थे राणा रतन सिंह। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। और यहीं पर एक रानी थी पद्मावती, और पद्मावती पर जब ये इस तरीके से बताया जाता है कि वो इसका उद्देश्य भी था, और ऐसा सच इतिहास में नहीं है, लेकिन एक पुस्तक आपने सुनी होगी, मलिक मोहम्मद जायसी की थी पद्मावत। इसी पुस्तक में बताया गया था कि पद्मनी जो रानी थी मेवाड़ की, तो उनकी वजह से ये युद्ध भी हुआ था। और यहाँ पर राणा रतन सिंह हार जाते हैं, और ये भारत में एक तरीके से एक जौहर प्रथा की शुरुआत, जौहर किया जाता है किसके द्वारा? रानी पद्मनी के द्वारा। जौहर, अपने आप को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो दो युद्ध याद रखना, 1300 में रणथंबोर, और उसके बाद मेवाड़ 1303 में। इसके बाद गुजरात विजय विजय भी करता है ये, और इसके साथ साथ तेलंगाना विजय 1309 में होती है। तेलंगाना में यहाँ पर वो शासक होता है काकतीय वंश का प्रताप रुद्र दामन। कौन होता है? प्रताप रुद्र दामन होता है इसका शासक। यहाँ पर भी युद्ध करता है। ठीक है। और यहीं पर आपका कोहिनूर हीरा होता है। कहाँ पर? इसको उपहार के रूप में देता है कोहिनूर हीरा। किसके द्वारा? काकतीय वंश का जो राजा होता है प्रताप रुद्र देवदत्ती, इसको कोहिनूर हीरा देता है। तो इसके आक्रमण हैं, इनको देख सकते हो आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो मेवाड़ वाला है 1303 में, और 1300 वो रणथंबोर वाला। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में। इसका जो इंपॉर्टेंट राजा हुआ था, इसने तुगलकाबाद नगर का भी निर्माण कराया था। इसके साथ साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक है 1325 से 1351 तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा इसलिए कहते हैं कि अ, ये सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट इसने जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल किए थे वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इससे पहले अगर हम लोग इसके बारे में देख लें, क्या नाम, जो इन्होंने शुरुआत की है गयासुद्दीन तुगलक ने, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है जो इनके निजामुद्दीन औलिया थे,
इन्होंने इनको हुजूर दिल्ली दूरस्थ कहा था, क्योंकि इस प्रकार से एक तरीके से इनको कहा था कि दिल्ली आपके लिए दूर है, और जब ये बंगाल से लौट रहे थे वापस, यहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली दूरस्थ, तो इनके लिए दिल्ली दूरस्थ रही। तो आपसे अगर ये पूछा जाए दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, जोना खां इनका नाम भी था। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दीवान अमीर कोही, जो कृषि विभाग के लिए एक विभाग बनाया था, ये किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के का प्रतीक मुद्रा शुरू की। ये एक इसका असफल लेकिन बहुत सफल प्रयोग था, जो असफल हुआ। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसके टाइम पर मोरक्को यात्री इब्न बतूता आता है। कौन आता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला में की है। किसमें, किताब उल रहला में की है। इसके अलावा दोआब क्षेत्र में इसने कर की वृद्धि की थी, ये भी एक इसका असफल वो था। और यहाँ इसने तुगलकाबाद अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से तुगलकाबाद किसने स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये भी इसके खिलाफ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नामक शहर बसाए। जौनपुर जौना खान की स्मृति में बसाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये एक फैक्ट कह सकते हैं जो इनके खिलाफ गया था। क्या था, जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। हव ए सर्व सिंचाई कर लगाया। और इसने जो जितने अलग अलग कर लगाए जाते थे उनको सबको खत्म करके एक 4 कर केवल बचाए थे। कौन कौन से, वही जजिया, जकात, खम्स और खुरास। दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान की शुरुआत की। दासों के लिए दीवान बंदगान। दार उल सफ़ा यानी कि जो खैराती अस्पताल थे उनको क्या कहते थे, दार उल सफ़ा, इसकी स्थापना की। इसकी आत्मकथा थी फुतात फिरोज शाही, फुतात फिरोज शाही। इसके अलावा इनके बारे में बताया जाता है इन्होंने 5 नहरों का भी निर्माण कराया था। तो ये भी पूछ सकता है कि 5 नहरों का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया। जियाउद्दीन वर्जी एवं शमसे सिराज अफीक इनके संरक्षण में थे। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया और फिरोज शाह तुगलक ने। तो धार्मिक कट्टरता तो थी इन लोगों में। और अजीजुद्दीन खालिद दिलायत फिरोज शाही नामों को उन पर अनुवाद किए, ये सब छोड़ो। नासरुद्दीन महमूद इनके अंतिम शासक थे और इनकी हत्या, इनके टाइम पर एक फैक्ट याद रखना, तैमूर जो मंगोलियन था, इसने आक्रमण किया था कब, 1398 में। इसके बाद आपका आता है सैयद वंश। इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी केवल स्थापना किसने की, इतना याद रखना, खिज्र खाने की। 1414 से 1451 तक, इतना इंपॉर्टेंट है केवल, ज़्यादा इसके बारे में नहीं देखना है। रेत अला की उपाधि किसको मिली थी, खिज्रे खां को मिली थी। नहीं, इन्होंने धारण नहीं की थी फिर। ठीक है, इतना है। और इनके अलावा जो तारीख मुबारक शाही पुस्तक थी, आइया बिन अहमद सरिंदी की थी, इनके टाइम पर थी। इतना और याद रखना, मुबारक शाह इनके एक शासक थे, उनके ऊपर इन्होंने लिखी थी तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। अगला हम लोग देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश आपका 1451 से 1526 तक है। और इसमें बहलोल लोधी, लोधी वंश के क्या थे, राजा थे। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करते हैं। इसने जौनपुर राज्य में दिल्ली सल्तनत को मिला लिया था। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन था, सिकंदर लोधी था। कौन था, सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के बारे में अगर एक पॉइंट देखा जाए तो इन्होंने गज सिकंदरी नामक पर पैमाना होता है जिससे जमीन को नापा जाता है, गज ए सिकंदरी, इसकी वो शुरुआत की थी। गज और सिकंदर लोधी के बारे में एक बात है कि जो आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, जिसको फरहंगे सिकंदरी भी कहा जाता था। और इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी हैं उनको क्या कहते थे, गुलरुखी कहा जाता था। कविताओं को गुलरुखी कहा जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 1504 में इन्होंने आगरा नामक शहर की स्थापना की है, जो प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। इनका जो अंत मौट मस्जिद की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखना। कहाँ पर, ये आपकी जौनपुर साइड है मेरे ख्याल से। मौट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ। ये मस्जिद लोधी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इसके बाद आपके आते हैं इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक। राणा संगा ने 1518 में हुए खतौली के युद्ध में पराजित किया था। तो राणा संगा से भी ये हार जाते हैं कब, 1518 में। और 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर इनको पराजित कर देता है, एक तरीके से इनकी हत्या कर देता है। और यहीं से दिल्ली में किसकी शुरुआत होती है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है भारत में। अब हम लोग देखते लेते हैं दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था। सॉरी, क्या है, शासन व्यवस्था है। तो जो शासन व्यवस्था है, सुल्तान की पदवी यहाँ पर मिलती थी। कौन देता था इनको, खलीफा देता था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से नहीं ली थी। शासन कैसा था? केंद्रीकृत था। और सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या? मजलिस ए खलवत। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो नाम थे और उनके संबंधित विभाग और संस्थापक कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, इसकी शुरुआत किसने की थी? सैन्य विभाग है और इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने की थी। इसके बाद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण है और इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए वकूफ, ये क्या है? व्यय विभाग है और इसकी शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद आपका है दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग है और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए मुस्तखराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अमीर कोही या दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की है। दीवान ए बंदगान, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। दार उल शफा, ये एक अस्पताल की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तेहाक, पेंशन विभाग है, ये इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए रसातल, क्या है आपका? विदेशी विभाग है, इसको दीवान ए रसातल कहते हैं। वरीद ए मुबालिक क्या था? गुप्तचर विभाग था, वरीद ए मुबालिक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको भी देख लो। जैसे आपकी किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद, ये किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। सहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। सहनामा फिरदौसी की है। तबकात ए नासरी, ये किसकी है? मिन्नाज ए सिराज की है। किसकी है? मिन्नाज ए सिराज की है तबकात ए नासरी। तारीख ए फिरोज शाही, ये किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की है। किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की है। इसके बाद है रहला। रहला पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है? इब्न बतूता की है रहला पुस्तक। इसके बाद आपकी है किताब उल यामनी, ये पुस्तक किसकी है? उतबी की है। ये पुस्तक किसकी है? उतबी की है। खजाइन उल फतह, ये किसकी है? अमीर खुसरो की है। तुगलकनामा भी अमीर खुसरो की है। लैला मजनू भी है इनकी, तो इसको याद रखना, खजाइन उल फतह। और यहीं पर एक आपके नाम है मालादर बसु, ये किसकी पुस्तक? इनकी पुस्तक क्या थी? श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय किसकी है? मालाधर बसु की है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर ने की थी। हरिहर ने की थी। इनकी हरिहर और एवं बुक्का थे, दो भाई थे। कब की थी? 1336 में की थी। और उनके पिता संगम नाम के, उनका वंश क्या था? संगम वंश कहलाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं राजा? कृष्णदेव राय, जो किसके थे? तुलब वंश के थे। इनके बारे में ज़्यादा याद रखना, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय को, क्योंकि ये खुद में ही कवि थे। कृष्णदेव राय ने आर्द्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यमन राज स्थापन्याचार्य आदि की उपाधि धारण की। जो यमन राज क्या था? इन्होंने एक यमन के साम्राज्य शासक थे, उनको हराया था। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम, क्या था? जामवती कल्याणम, इसकी रचना की थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, इनके बारे में देख लो। जैसे आपके कौन थे? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी इटली का था। कहाँ पर आया था? देवराय प्रथम में आया था निकोलो कॉन्टी। इसके बाद अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के टाइम पर आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के टाइम पर आया था डोमिंगो पायस। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय आया था। कब आया था? कृष्णदेव राय के समय। नूनीस पुर्तगाल का था, अच्युत राज के समय आया था। कौन? नूनीस। ठीक है, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर है और इनकी तेलुगु भाषा में भी आमोक्तिबा लादत्य नामक ग्रंथ रचना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है, सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया इनको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध था कि विजयनगर की पराजय, राक्षस तंगड़ी एवं बन्नी हट्टी का युद्ध था 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर पराजय हो गया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य ऐसे कह सकते हो कि दक्षिण भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य था, ये समझ लो। जफर खां था नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना होती है, किसकी? बहमनी साम्राज्य की। और इसकी जो साम्राज्य की राजधानी है वो गुलबर्गा है। गुलबर्गा यानी कि अभी प्रेजेंट के कर्नाटक में, इतना याद केवल रखना। बाकी आपके जो संस्थापक हैं इनको नाम याद रख सकते हो, जैसे कि आपके राज्य वंश यानी कि बीजापुर था, इसके जो साम्राज्य के राजा कौन थे? आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाही थे। और संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। और स्थापना कब हुई थी? 1489 में हुई थी। कब? 1489 में। इसके बाद अहमदनगर,
इसके वंश को क्या कहते थे? निजाम शाही क्या था? और संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद थे। और स्थापना कब हुई थी? 1490 में हुई। बरार था, इसके वंश को क्या कहते थे? इमाद शाही कहते थे। और संस्थापक कौन थे? फतउल्लाह इमाद शाह थे। 1484 में इसकी स्थापना हुई। गोलकुंडा, इसके वंश को कुतुब शाही कहा जाता था। और संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। कौन थे? कुली कुतुब शाह थे 1508 में। 18 में एक आपका अंतिम था वीदर, वीदर शाही, या उसी को वरीद शाही भी कहते थे। इसके संस्थापक अमीर अली वरीद थे। कौन थे? अमीर अरीद वरीद। और इसकी स्थापना 1526 में हुई थी। तो ये कुछ बहमनी साम्राज्य या फिर कह सकते हैं दक्षिण भारत में इस्लाम साम्राज्य थे। ठीक है। कश्मीर के बारे में आप लोग पढ़ सके थे कि स्वादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी में प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। बाकी आपका कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? जैन उल आबदीन को कहा जाता था, इतना याद रखना। जौनपुर के बारे में देख लो, जौनपुर भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर था। इसका मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की, इतना याद रखना। किसने? मलिक सरवर ने। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। इब्राहिम शाह ने क्या किया था? अटाला मस्जिद की स्थापना की थी। किसने? इब्राहिम शाह ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा हुसैन शाह सरकी इसका क्या था? अंतिम शासक था। मालवा याद कर सकते हो, मालवा क्या है? मध्य प्रदेश वाला रीजन है। ये मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की, इतना याद रखना। महमूद शाह ने इसकी स्थापना की। दिलावर खां हुसैन खां गौरी था, 1401 में इसने क्या? मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित किया। किसने? दिलावर खां ने। दिलावर खां ने किया, इतना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2-3 याद रखना, महमूद शाह को याद रखना, बस इतना है और कुछ नहीं। हिंडोल महल है, गयासुद्दीन। मेवाड़, मेवाड़ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। 1303 में कौन थे? आपके रतन सिंह थे, इनको पराजित कर दिया था। ठीक है, इतना याद रखना। राणा कुंभा है, 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। ये पूछ लिया जाता है चित्तौड़ में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। राणा सांगा इसमें पराजित हो जाते हैं। किससे? बाबर से। और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप एवं अकबर के मध्य युद्ध होता है और ये भीषण युद्ध होता है जिसमें अकबर विजय होता है। लेकिन ये यहाँ से राणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा, ये किस वंश के थे आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मेवाड़ शासक थे, इतना याद रखना। भक्ति आंदोलन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। भक्ति आंदोलन को 2 भागों में विभाजित किया गया, इसको बाद में देखते हुए चलेंगे, जिसमें सूफी आंदोलन, चिश्ती सिलसिला, ये सब देख लेंगे। तुलसीदास और नामदेव ये किसके मतलब समकालीन थे, किस राजाओं के समकालीन थे, इनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे मुगल साम्राज्य पे। तो मुगल साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, मुगल काल की साम्राज्य की शुरुआत होती है। मुगल काल जो भारत में स्थापित करता है वो आपका बाबर के द्वारा होता है 1526 में। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दिल्ली में। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। तो अगर मुगल साम्राज्य के वंशज को देखें तो शुरुआत आपकी बाबर से होती है। तो सबसे पहले बाबर आएगा, इसके बाद इसका पुत्र होता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, और यहीं से मुगल काल की समाप्ति हो जाती है। यानी कि एक तरीके से जो स्थापित मुगल काल था उसकी समाप्ति हो जाती है, लेकिन उत्तर मुगल काल अभी भी चलता रहता है। और उसकी समाप्ति देखी जाए तो 1857 में जब बहादुर शाह जफर अंतिम रूप से उसको वहाँ पर म्यांमार बर्मा भेज दिया जाता है, और आपका 1857 में मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक रहता है, और इसने कुछ प्रमुख युद्ध लड़े हैं, उनको देख लेते हैं किस किस के मध्य हुए हैं इसके युद्ध ये। और देखो एक बात तो क्लियर है कि जो बाबर ने युद्ध किए जितने भी, वो सब में विजेता रहा था, तो ये चीज कॉमन है। लेकिन जो पहला युद्ध था कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को था। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य था। किसके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर विजेता है और यहीं से मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित होता है। फिर आपका है खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध ये आपका कब है? 1527 में, इसको याद रखना। ये आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य था, इसमें बाबर फिर विजयी होता है। चंदेरी का युद्ध, इसमें भी मेदनी राय एवं बाबर के मध्य है, इसमें भी बाबर विजयी है। कब? 1528। और घाघरा का युद्ध है आपका 1529 में, इसमें अफगान एवं बाबर के मध्य होता है, और इसमें फिर बाबर आपका विजयी हो जाता है।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाबर के बारे में और कुछ फैक्ट हैं, जैसे इसका जो पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 1483 में फरगना, एक छोटा सा राज्य है, उसमें हुआ था। और इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता थी कुतलुक निगार खानम। तो एक तुर्क वंशज थे और एक मंगोल वंशज थे। तो इन दोनों के मध्य इनका माता और पिता थे और उनसे ही इनकी एक संतान थी, कौन, बाबर। इसके अलावा बाबर के बारे में तो बाबर 1530 में जब इसका खत्म हो जाता है और इसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। तो हुमायूं का अगर राज्य देखा जाए तो ये कोई ठीक ठाक या शक्तिशाली राजा नहीं एक तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि जो 1530 में जब ये जाता है और इसके बाद ये 1540 तक कैसे भी रह पाता है, और 1540 में ही इसको शेरशाह सूरी पराजित कर देता है और यहीं से किसकी स्थापना करता है, वो सूरी वंश की स्थापना करता है। तो इसके द्वारा जो दो युद्ध लड़े गए प्रमुख, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन सा, चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध। तो इस चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था। इसमें शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी विजयी रहता है। और दूसरा विलग्राम का, ये कन्नौज के पास है, 1540 में। इसमें भी आपका शेर खां विजयी होता है और यहीं से मुगल साम्राज्य को एक तरीके से लगभग 5 वर्ष के लिए खत्म कर दिया जाता है भारत में। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बाबर के हुमायूं के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो हुमायूं के बारे में देखने से पहले थोड़े बहुत फैक्ट बाबर के बारे में बचे हैं। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या थी, तुजक ए बाबरी, ये कैसी थी, फारसी भाषा में थी। और इसी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है। और बाबर की मृत्यु आपको पता है आगरा में थी। और इनकी जो दफनाया कहाँ गया था इनको, बाद में काबुल में। इतना याद रखना है इनके बारे में। ठीक। अब हुमायूं, ये इनका जन्म इनकी मृत्यु होती है यहाँ पर दीन पनाह भवन में, कैसे, सीढ़ियों से गिरते हुए। सीढ़ियों से गिरते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, कब, 1556 में। और युद्ध तो आपने देख लिया, यही इनके बारे में फैक्ट है। और इसके अलावा अकबर इनके पुत्र थे, इतना ही है। फिर शेरशाह सूरी क्या करता है, यहाँ पर 1540 में स्थापना करता है सूरी वंश का। ये एक तरीके से सेनापति कह सकते हो। एक छोटा सा बिहार का रीजन था वहाँ पर, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी और यहीं से वो बन जाता है क्या, पूरे दिल्ली का, पूरे भारत का एक साम्राज्य स्थापित करता है। उसको सूरी वंश कहते हैं। ठीक। अफगानी वंश था ये भी। इसका बचपन का नाम फरीद था, बचपन का नाम फरीद याद रखना। इसने फिर शेर खां की उपाधि ली है, एक शेर को मार दिया था इसलिए। बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। और इसका जो मकबरा है कहाँ पर है, सासाराम में। सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थापित है। ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। ठीक है। और इसके अलावा 1545 में जब ये कलिंजर के उस पर जाता है, कलिंजर पर जाता है, यहाँ पर झांसी वाले रीजन में, बुंदेलखंड में। और यहीं पर इसका एक बम वो विस्फोट हो जाता है और इसमें विस्फोट होने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। तो जो अकबर है, अकबर का जो समय काल ये राजवंश का रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक था। कब तक, 1556 से 1605। अब अकबर के द्वारा कुछ काम किए गए उनको देख लेते हैं। एक लिस्ट बनी है उनको, यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। जैसे उसने दास प्रथा का अंत किया था। किसका, दास प्रथा का अंत किया था कब, 1562 में। पर्दा शासन का भी अंत कर दिया था कब, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी कब, 1563 में। जजिया कर की समाप्ति कब की थी, 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी आगरा के पास, और आगरा से अपनी राजधानी भी स्थापित की थी कब, 1571 में। ठीक है, इसको याद रखना। और फतेहपुर सीकरी के यहीं पर आपका एक है बुलंद दरवाजा, इसमें जब गुजरात विजय होता है उसके बाद उसकी स्थापना करता है। इबादत खाना की स्थापना करता है कब, 1575 में। मजहर की घोषणा करता है कब, 1579 में। दीन ए इलाही, एक नया धर्म एक तरीके से कह सकते हैं, कब स्थापित करता है, 1582 में स्थापित करता है। इलाही संवत है एक तरीके से, कैलेंडर टाइप का हो सकता है ये कब इसने स्थापित किया था, 1583 में किया था। तो ये कुछ इसकी लिस्ट है, इसको एक बार आप गो थ्रू हो जाना। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपका थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप लोग इसमें बने रहिए क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। तो आप लोग इसका एक तरीके से रिवीजन कर लेना। अगर चाहो तो लाइव देखोगे तो ठीक रहेगा, उसके साथ साथ जब बाद में टाइम बढ़ा करके भी इसको देख लेना। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका एक रिवीजन टाइप हो जाएगा पूरा। तो PDF इसकी शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से भी उसको देख लेना। ठीक है। तो आप लोग बने रहना, इसको थोड़ा चीज़ों को देखते रहो। अगला है आपका अकबर। तो
तो अकबर का आपने देख लिया है, कब इसका जन्म हुआ था, 1542 में। और इसने ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के मध्य हुआ था, अकबर और हैमू के मध्य हुआ था। हैमू के, इनको भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और हैमू को ये पराजित कर देता है एक तरीके से, ठीक है। और इनका एक और जो इंपॉर्टेंट युद्ध है कब हुआ था, 1556 में, 1576 में, सॉरी 1576 में। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, और इसमें महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। काफ़ी भीषण संघर्ष हुआ था और इसमें वो जीत जाते हैं अकबर एंड में, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। और बाकी आपको हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम है। और आपको पता होगा इनकी बहन वो, तो जो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। संरक्षक इनकी शुरुआत में बैरम खां थे, इनको भी याद रखना, आगे चल के ये इनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और द्वितीय युद्ध के बारे में देख लिया था। इनके जो भू राजस्व का काम किसने देखा था, महेश दास। वो महेश दास तो वो बीरबल का बचपन का नाम था, लेकिन जो दीवान का काम कौन कर रहे थे, टोडरमल कर रहे थे भू राजस्व। ये एक तरीके से नौरत्न है। इसमें से आपके तानसेन है, ये क्या थे, अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्होंने कंठा भरड़ बाड़ी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने, किसको, तानसेन को, कंठा भरड़ बाड़ी विलास की, ठीक है। और तानसेन का बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, अब्दुस समद, दसवंत और बाशावन थे, ये भी याद रखना। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा अकबर के प्रमुख संगीतकार थे। और अकबर ने मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसमें किस प्रकार से सैनिकों को उनकी रुपए देना होगा और किस प्रकार से उनकी नियुक्तियां होगी, तो वो मनसबदारी डिसाइड करेगी। इस प्रकार से था। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। और इसी टाइम कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी अगर अकबर के टाइम पर हुई थी, और अकबर के शासनकाल में ही उनको भेजा गया था। लेकिन वो लोग पहुंचते कब हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में, और जहांगीर के समय में पहुंचते हैं। अकबर की मृत्यु 1605 में पेचिस के रोग के कारण हो जाती है, ठीक है। अकबर का आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता, तो इनका याद रखना, सिकंदरा में इनको दफनाया जाता है। अगला है जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627, ये आपको पता होगा, अकबर के पुत्र थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम सलीम था। सलीम चिश्ती थे आपके, उनके उस पर रखा गया था, ठीक है। और खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसको फांसी दिलाई थी, अर्जुन देव को। नूरजहां इनकी पत्नी थी, उनका वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा, और इन्होंने नूरजहां की उसको उपाधि दी थी। और नूरजहां ने एतमाद दौला का मकबरा का निर्माण कराया था, ठीक है। और जहांगीर का शेष पुत्र कौन था, खुसरो था, जिसने विद्रोह कर दिया था इनके खिलाफ। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल है। जहांगीर के समय को सर्वोत्कृष्ट उस्ताद कौन थे, चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा क्या है, तुजुक ए जहांगीरी थी, तुजुक ए जहांगीरी, इतना याद रखना। इसके अलावा जो स्थापत्य कला में देखा जाए तो कौन कौन से हैं या किसके समय बनाए गए हैं, जैसे आगरा फोर्ट है, किसने बनवाया था, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया है। ताजमहल आपको पता होगा शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली की भी शाहजहां ने बनवाई है। लाल किला दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनवाया है, ये फूहड़ ताजमहल भी कहते हैं इसको, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट कौन था, जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आया था, टॉमस रो आया था। इसके अलावा वो भी आपके हेक्टर उससे जहाज वगैरह से आए थे, ये भी आप याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग पहुंचेंगे शाहजहां पर। तो हम लोग मैराथन के टाइम में देख रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी से करेंगे, और आप लोग इसकी पीडीएफ से भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो शाहजहां 1628 से 1658, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जहांगीर का जन्म लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, पिता तो आपके पता ही है। और शारजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और इन्होंने शादी की थी किससे, अर्जुमंद बानो से, और यही आपकी मुमताज़ महल बनी, और इन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया गया, ये आपको पता होगा। मुगल कालीन कुछ पुस्तकें, इनको याद करना, ये बहुत आपका यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ये आपका, ठीक है। पुस्तकें तो जैसे आपकी तुजक ए बाबरी किसकी है, बाबर की है, तुर्की भाषा में है। तारीख ए राशिदी किसने लिखी है, मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखी है, फारसी भाषा में। हुमायूं नामा आपको पता होगा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है, फारसी भाषा में।
इसके अलावा तारीख सलाह तीन, ये अफगान किसकी है? अहमद यादगार की है। हबीब उल सियार कानून हुमायूनी किसकी है? खोंद मीर की है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तारीख शेर शाही किसकी है? अब्बास खां सरवानी की है। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, ये याद रखना। तबकात अखबार अकबरी, तबकात अकबरी किसकी है? निज़ामुद्दीन अहमद की है, निज़ामुद्दीन अहमद। मुत्तखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा मौतविंद खां की है। और वकायत ए मुस्ताकी किसकी है? रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी की है। इतना ही याद रखना इसमें, ठीक है। और अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध जिसने लड़ा था शाहजहां ने, वो कनम अकबर और औरंगजेब, उसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उसमें औरंगजेब की मध्य हुआ था शाही सेना के मध्य। इसमें औरंगजेब उसको क्या करता है? पराजित कर देता है। तो यहाँ से शुरुआत किसकी हो जाती है? आपकी औरंगजेब की शुरुआत हो जाती है। और एंड में औरंगजेब क्या करता है? शाहजहां को कैद कर लेता है। और इसका ही एक पुत्र और होता है दारो शुका, यानी कि दारो शिकोहा होता है, औरंगजेब का भाई होता है। इसको सिर आ अकबर कहा जाता है। सिर आ अकबर की उपाधि दी गई है। या मतलब उसने क्या किया था? सिर ए अकबर को उपनिषदों का अनुवाद किया था, किसमें? फारसी भाषा में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बारे में। इसका जो समय काल था 1658 से 1707 में। इसमें मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इसका पूरा नाम है, दोहद नामक स्थान पर हुआ था मुमताज़ महल से। औरंगजेब जुलाई में अपना पहला राज्याभिषेक कराता है और उसका दूसरा राज्याभिषेक 1659 में होता है, ठीक है। इसने क्या किया था? 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, गुरु तेग बहादुर जी की। और औरंगजेब बाड़ी बजाने का, बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था, बीड़ा वादक था ये अच्छा खासा। और इसने पुनः जजिया कर भी लागू कर दी थी। एक कट्टर शासक था, ये भी आपको पता होगा। जजिया कर इसने पुनः लागू किया था। बंद किसने किया था आपका? ये बताना कमेंट सेक्शन में। और औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी 3 मार्च 1707 में हुई है अहमदनगर में। जब ये सामाजी वगैरह और इनसे, सामाजी जी थे आपके मराठा के शासक थे, उनसे जब ये युद्ध वगैरह करता है और यहीं पर इसके संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मुगल काल के जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में जरूर याद रखना। इसका जो सैन्य विभाग होता है वो कौन देखता था? मीर बख्शी देखता था। कौन? सैन्य विभाग मीर बख्शी देखता था। प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व के लिए यूज होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था में दशमलव प्रणाली थी। काजी उल कुजात न्याय विभाग के उसको प्रमुख को कहा जाता था। और दशमलव प्रणाली आपकी सैन्य व्यवस्था में थी दास। और यहाँ पर राजस्व सुधार के लिए सबसे बड़ा नाम कौन था आपका? टोडरमल जी थे, ठीक है। अकबर के समय में भूमि के उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। कौन कौन? पौलज, परती, चाचर और बंजर। यानी कि जैसी उर्वरक होगी, जैसी क्षमता होगी, उसी प्रकार से उनसे क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा राजस्व, ठीक है। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे आपको अगर एक उसमें देख लेते हैं लिस्ट में। जैसे बाबर का कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का आपका दिल्ली में, हुमायूं टॉम्ब है, ठीक है। अकबर आपको पता है सिकंदरा आगरा में, जहांगीर लाहौर में, शाहजहां ताजमहल आगरा, औरंगजेब आपका औरंगाबाद दौलताबाद में। तो इन सबको याद रखना, ठीक है। एक बार लिस्ट को गो थ्रू हो जाना। अब हम लोग देखते हैं मराठाओं का उत्कर्ष। तो इसमें सबसे प्रमुख आपके कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, इतना आपको पता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर? सिवनेर के दुर्ग में। और इनके पिता और माता का नाम क्या था? पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता जी का नाम जीजाबाई था, ठीक है। और इन्होंने मुगलों से इनका संघर्ष भी हुआ था और राजा जयसिंह था मुगलों का प्रतिनिधि, इसके साथ पुरंदर की संधि की थी। कब? 1665 में की थी, इतना भी याद रखना। और शिवाजी का जो राजधानी थी वो क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रायगढ़ थी, इतना याद रखना। और 1665 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। किसकी? अफजल खां की। और मराठाओं में अष्ट प्रधान भी चलते थे, ये भी याद रखना। और इनका जो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब हुआ था? 1674 में। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती। फिर इनके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, बाजीराव वगैरह आते हैं, उनको देख लेंगे। इनके अष्ट प्रधान है, उनमें कौन कौन थे इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन था? पेशवा, ये प्रधानमंत्री होता था। अमात्य क्या था? वित्त मंत्री होता था। बकिया नवीस ये राजा का दैनिक कार्य देखता था। सचिव आपका, सचिव जो व्यापार पत्र वगैरह उनको काम देखना था। सुमंत आपका विदेश मंत्री एक तरीके से। सेनापति तो आपका सेना में भर्ती संगठन वगैरह देखना। पंडित राव विद्वानों या धार्मिक कार्य। न्यायाधीश आपको मुख्य न्यायाधीश पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। इनका ही सबसे ज़्यादा औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ 1680 से 1689 तक। राजा राम हुए, ताराबाई और साहू जी। ये साहू जी मराठा शक्ति का विस्तार इनके टाइम पर काफ़ी हुआ था, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो चौथ और सर देशमुखी ये भूमि राजस्व लिए जाते थे। चौथ दूसरे राज्यों से वसूला जाता था
ठीक है। प्रमुख पेशवा कौन कौन से थे इनको भी देख लेते। बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी बाजीराव प्रथम, और बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो प्रथम थे यही सबसे इंपॉर्टेंट थे इनके, बालाजी बाजीराव प्रथम। और इन्होंने मालवा का क्षेत्र भी जीता था, मालवा का यानी कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और गुजरात में मराठा राज्य की स्थापना की थी। मतलब महाराष्ट्र से इन्होंने निकाल करके कहाँ तक, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैलाया था। और बाजीराव मस्तानी के बारे में सुना होगा, तो यही आपका क्या था, पेशवा बाजीराव से रिलेटेड थे। तो ये आपका क्या है, मध्यकाल एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो एक बार क्या थे वो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर वो हुए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे सूफी आंदोलन हुआ है आपका, और भक्ति आंदोलन हुआ है, इनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो भक्ति आंदोलन आपका ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ है हिंदुओं का, ये कह सकते हैं। और शुरुआत इसकी 7वीं शताब्दी में हुई थी, और 12वीं शताब्दी में मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, इसको शुरुआत यहाँ पे देख लेते हैं। और जब ये दक्षिण भारत में हुआ था, इनको दो भागों में बांटते थे, ये अलवार संत थे और नैनार संत थे। जो अलवार संत थे वो क्या करते थे, विष्णु भगवान के लिए, और नैनार संत आपके शंकर जी के लिए थे, शैव धर्म के लिए। तो 12 और 63 थे इनकी संख्या। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत देखी जाए तो सबसे पहले दक्षिण भारत में ही हुई थी। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन इनको लेकर के आया था, रामानंद जी लेकर के आए थे। और दक्षिण भारत में ये जैसे श्री रामानुजाचार्य वगैरह जी थे, तो इन सब ने इनकी शुरुआत की थी। रामानंद जी का जन्म कब हुआ था, प्रयागराज में हुआ था 1299 में। ठीक है, 1299 में हुआ था। 1299 अगर आपके राजा देखा जाए दिल्ली सल्तनत में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य में पद्मावती, सुरसरी महिलाएं, कबीर थे, कबीर जी, रैदास, सैना, पीपा, ये सब क्या थे इनके शिष्य थे। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। सगुण और निर्गुण दो होते हैं, जो बिना मूर्ति पूजा करते हैं उनको निर्गुण कहते हैं, सगुण जो मूर्ति के साथ पूजा करते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा में कबीर थे। ठीक है, इनकी बीजक वगैरह आपने जानते हो, कबीर नामा। तो बीजक इनकी सबसे उपदेशों का संकलन था, ये इंपॉर्टेंट हुए कबीर जी। इनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फिर गुरु नानक हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था 1499 में। और 1499 में देखा जाए तो लोधी वंश था आपका भारत में। और लोधी वंश में भी आपके बहलोल लोधी के बाद आपके इब्राहिम सिकंदर लोधी थे, सिकंदर नहीं, इस टाइम बहलोल लोधी हुआ। तो ये लोधी वंश के टाइम पर थे। गुरु नानक ने 1469 और 1539 में सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। फिर आपकी मीराबाई हैं, इनको भी याद रखना, रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। भोजराज से इनका विवाह हुआ था। बारसी की मायरा, गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद इनके राग सरोठा पुस्तकें थी। तुलसीदास जी, इनका जन्म 1569 में उत्तर प्रदेश राजापुर में हुआ था, 1532 में, ये याद रखना, 32 में। तो इस समय आपके कौन आ जाएंगे 1532 तक। अगर देखा जाए समकालीन इन्होंने काम किया तो अकबर के किया है। जन्म तो इनका हो गया था हुमायूं के टाइम पर, लेकिन काम इन्होंने अकबर के टाइम पर किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस वगैरह, विनय पत्रिका इनकी याद रखना। नामदेव को याद रखना। नामदेव कौन थे, महाराष्ट्र में भक्त आंदोलन को लोकप्रिय अगर पूछा जाए किसने किया था, नामदेव ने किया था। विशोका खेचर या खेचर नाथ थे इनके गुरु। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम हो जाता है रैदास। और रैदास थे आपके जो चमार जात के थे, काशी में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल हुए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद। धुनिया जात के थे, आमेर अकबर से मिले थे ये। ठीक है, फिर आपका इसी प्रकार से सूफी आंदोलन हुआ। ये किस लिए होता है, मुस्लिमों में सुधार के लिए, ये समझ लो। ये हिंदुओं के सुधार के लिए, ये मुस्लिमों के लिए। ये अरबी भाषा में सफ़ा इसका मतलब होता है पवित्रता। और इसमें जो सिलसिला हुए इनके याद देख सकते हो, चिश्ती सिलसिला था, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी, नक्शबंदी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे, चिश्ती। इनकी शुरुआत किसने की थी, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने। और इसमें कौन हुए आपके, बाबा फरीद वगैरह इसके संत वगैरह हुए। तो इतना याद रखना, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह, ये इनके नाम भी याद रखना। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन दहलवी निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे, प्रमुख शिष्य थे, इनको भी याद रखना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया जी के थे। ठीक है, इतना याद। चिश्ती आपके जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी के आपके आपके संस्थापक कौन थे, अब्दुल नजीब अल सोहरावर्दी थे। कादरी के अब्दुल कादरी जिलानी, सत्तारी के अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी बदरुद्दीन थे। नक्शबंदी के ख्वाजा वाकी बिल्लाह थे। तो इतना आप एक बार इसको देख लेना, गो थ्रू हो जाना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ये भी देख लेना कि उनके गुरु कौन थे, रामदेव थे। क्या नाम उनके,
तुकाराम, सॉरी, तुकाराम किसके गुरु थे? शिवाजी महाराज जी के थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे। ये लास्ट ईयर भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। और आप लोग इसको एक तरीके एक बार जब पेपर से पहले पीडीएफ से भी पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू आपका।